हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हाजिर है आज फिर से। आज हमारा है 1 मई और 2026 एसएससी जीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आपको क्या करना है दोस्त, आपको लाइक कर देना है, आपको शेयर करना है और आपको सब्सक्राइब करना है। बस आपका इतना ही काम है, बाकी काम मेरा है। कंटेंट 100% जेन्युइन लाने का काम मेरा है और अच्छे से पढ़ाने का काम मेरा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अभिनय, नृत्य और संगीत पर सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? द एंशिएंट टेक्स्ट नाट्य शास्त्र वाज कंपाइल्ड बाय नारद ऋषि द्वारा, भरत मुनि द्वारा, ऋषि विश्वामित्र या फिर पाणिनि साहब द्वारा। सारे के सारे लोग आंसर करेंगे। व्हाट विल बी द आंसर? तो आपको पता है अभिनय नाट्य शास्त्र की रचना जो की थी वो भरत मुनि ने करी थी, ये आपको पता है। बी फॉर बॉम्बे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भरत नाट्य शास्त्र की स्थापना किसने करी थी? तो भरत मुनि ने करी थी। हम इसे पांचवा वेद कहते हैं, पांचवा वेद भी हम इसे कहते हैं। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे। भरत मुनि हमारे हैं पंचम वेद इसे कहते हैं। नाट्य शास्त्र को भारतीय कला का आधार माना जाता है और इसे अक्सर पांचवा वेद भी कहा जाता है। अब इसकी बात करें, भरतनाट्यम कथक है हमारे पास। आपको पता है हमारे पास टोटल कितने क्लासिकल डांस हैं, मैं जल्दी से गिना देती हूँ। भरतनाट्यम है हमारे पास तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी हमारे पास आंध्र का है, तीसरा हमारे पास ओडिसी है उड़ीसा का, चौथा मणिपुरी है मणिपुर का, पांचवा हमारे पास है केरला की बात करें, केरला के 2 है, पांचवा छठा कौन कौन है? कथकली और मोहिनीअट्टम, ये केरला के हैं। उसके बाद अगर बात करें हमारा आसाम आसाम का सत्रिया है। और कौन सा भूल गई? एक आध भूल गई हूँ, हाँ यूपी का कथक है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या बोलते हैं क्लासिकल डांस है। संगीत और नाटक के नियमों का सबसे पुराना और विशिष्ट है और इसे 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच संकलित किया गया था, मतलब एडी से बीसी के बीच में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों द्वारा फैलाया जाने वाला वह कौन सा वायरस है जो मस्तिष्क में सूजन एंसेफेलाइटिस पैदा करता है? मतलब हमारा दिमाग ना सुजा देता है, मतलब फुला देता है ना। जीका है, जापानी इंसेफेलाइटिस है, डेंगू है या फिर येलो फीवर है? देखिए डेंगू की बात करें तो हमारी प्लेटलेट्स गिरती है इसमें, है ना, प्लेटलेट्स गिरती है भाई। इसमें हमारा क्या होता है, जिसमें प्लेटलेट्स डाउन होता है जिससे हमारी क्या इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, ठीक है। अब हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा जापानी इंसेफेलाइटिस। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट उत्तर हियर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें मच्छर द्वारा 3 बीमारी होता है, 3 और सारा बीमारी जो है महिला के कारण ही होता है, मतलब फीमेल मच्छर के कारण ही होता है। एक देखिए हमारा मादा क्या बोलते हैं, मादा क्यूक्लेक्स। मादा क्यूक्लेक्स क्या होता है? फीमेल क्यूक्लेक्स होता है क्या बोलते हैं, हाथी पाव, मतलब हमारे पास एलिफेंटाइटिस होता है, ठीक है। सबसे पहला हाथी पाव हो जाता है। दूसरा आपको पता है एडीज मच्छर होता है जिससे डेंगू होता है। और हमारी मैडम महारानी आ गई हमारी मलेरिया वाली मच्छर, ठीक है। नाम आपको बताना है, चलिए डाल दीजिएगा। हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या? जापानी इंसेफेलाइटिस। ये फ्लेवी वायरस परिवार का हिस्सा मुख्य रूप से क्यूक्लेक्स मच्छरों के काटने से होता है, वही मैंने बताया मादा क्यूक्लेक्स के काटने से। यह वायरस सीधा हमारा नर्वस सिस्टम पे हमला करता है और दिमाग में तेज सूजन दे देता है। इसका जो सबसे प्रभावी तरीका है वैक्सीनेशन का है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2025 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है? ओ पनीर सेल्वम, पलानी स्वामी जी, एम.के. स्टालिन जी, अन्नामलाई जी। भाई ये पुराना क्वेश्चन है, मतलब 2025 तक का पूछ ही लिया। नहीं चलो हमारा आंसर जो रहेंगे वो रहेंगे एम.के. स्टालिन साहब, एम.के. स्टालिन जी रहेंगे। 2021 में इन्होंने पदभार संभाला था और 2025 तक रहे हैं एम.के. स्टालिन साहब। सी फॉर चेन्नई इज द राइट उत्तर हियर। हमारा आंसर जो रहेंगे एम.के. स्टालिन जी, डीएम के द्रविड़ मुनेत्र कड़डम पार्टी के अध्यक्ष। कार्यकाल वही 2021 से लेके। तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री उनके फॉर्मर जो थे वो थे एम करुणानिधि के ये पुत्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राज्य सरकार में कई, अब भाई सीएम है तो डेफिनेटली सुधार तो करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अली आई लियांग बसंत ऋतु में फेस्टिवल। बसंत ऋतु का मतलब हमारा जो बसंत ऋतु आता है ये किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा। अली आई लियांग, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है भाई। अली आई लियांग कहाँ का है? तो मेरे ख्याल से देखिए मणिपुर का तो नहीं है, मेघालय नहीं है, त्रिपुरा नहीं, असम हो जाएगा। कहाँ का? असम का, असम याद रखिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। असम के मिसिंग ट्राइब कौन सी है? मिसिंग ट्राइब है का ये सबसे मेन फेस्टिवल है। और अली का मतलब जो होता है जड़ या फिर बीज, और आई का मतलब होता है फल, है ना। और लिगांग का मतलब बुआई करना, मतलब फागुन में जब हम होली सेलिब्रेट करते हैं कि पहले बुधवार को शुरू होता है और जो कि खेती की नई शुरुआत के प्रतीक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भरतनाट्यम पुष्प रूप को क्या कहते हैं जहां एक ही कलाकार विभिन्न पात्रों की भूमिका निभाता है? लास्य कहते हैं, एकहार्य कहते हैं, तांडव या फिर चारी। देखिए लास्य मतलब फीमेल को शो करता है, ये फीमेल को, जैसे आपको पता है भगवान विष्णु ने क्या बोलते हैं मोहिनी रूप धारण किया था, उसी को डिनोट करता है। तांडव मतलब भगवान शिव का रूप है, मतलब मेल को डिनोट करता है ये। और एक हारे
हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक आहार्य मतलब सोलो परफॉर्मेंस होती है, सोलो परफॉर्मेंस, और इसमें कई रूप ये वो करते हैं, रखते हैं, है ना। तो सिंगल डांसर मतलब सोलो परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पता है भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें भरतनाट्यम एक अनूठी शैली है, एक हार का मतलब होता है एक ही पोशाक में कलाकारी। इसमें नर्तक अपने अपने एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से, हाथ की मुद्राओं से, इन सब से नायक नायिका दोनों का किरदार यहाँ पे वो करता है, प्ले करता है। आगे बढ़ेगा, संपत्ति के अधिकारों को संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। 42nd, 44th, 52nd, 86 देखिए हमारा 86 हमारा जो था राइट टू एजुकेशन है। क्या है हमारा 86 राइट टू एजुकेशन है। 42nd आपको पता है मिनी कार्टा कहते हैं हम इसे, है ना, मिनी कार्टा कहते हैं। 86 को क्या होता है 42nd हम क्या कहते हैं, तो 42nd हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल या फिर मैग्ना कार्टा सीधा लिखो, मैग्ना कार्टा लघु संविधान, मैग्ना कार्टा, ठीक है। हमारा आंसर जो रहेगा 44th में इसे हटाया गया था, संविधान संशोधन को फंडामेंटल सूची से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, और बाद में इसे क्या कर दिया गया था, लीगल राइट कर दिया गया था, लीगल राइट कर दिया गया था, लीगल राइट। और लीगल राइट करने के बाद इसे किस आर्टिकल में डाला था, तो आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया था इसको, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये अच्छे पॉइंट है, ठीक है। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 1978 में, और हाँ ये हमारा ये 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। इस टाइम पे पीएम जो थी वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये 1978 में हुआ था, 2 साल बाद हुआ था। और 52nd अगर किसी को आइडिया हो तो प्लीज टेल मी, और हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड नंबर। हमारा जो है आर्टिकल नंबर 301 के तहत संपत्ति का अधिकार अब लीगल राइट बन चुका है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, आपको पता होगा 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और भूमि सुधारों को सुगम बनाने के लिए मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया था। तो ऐड किया था किसने, इंदिरा गांधी सरकार ने। फिर 1978 और 1978 से 80 तक मोरारजी देसाई सरकार आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, तो इसको हटा दिया गया था, ठीक है, लीगल राइट कर दिया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा सुनिए, लाइक करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब मारिएगा। डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मैं एनालिसिस नहीं करवाती हूँ, मैं आपको क्लियर बताती हूँ, एनालिसिस नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1906 में 1906 की बात हो रही है, 1905 में बंगाली विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली खां। सारे के सारे लोग बताएंगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। हमारा जो आंसर हो जाएगा भाई, देखिए 1905 में बंगाली विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग बना था, और एक कब बना था, 30 सितंबर 1906 में। और हमारे जो आंसर हो जाएंगे आगा खां हो जाएंगे, बी फॉर बॉम्बे, आगा खां हो जाएंगे। और अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, नवाब सलीमुल्लाह खां ये क्या थे, फाउंडर थे, संस्थापक थे, याद रखिएगा। सलीमुल्लाह खां क्या थे, तो मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, ठीक है, आगा खां हो जाएंगे। और अगर जिन्ना की बात करें, जिन्ना बहुत दिन बाद मतलब कि जब हमारा क्या बोलते हैं फर्स्ट वॉर चल रहा था 1913 में, हाँ 1913 में शायद ये बने थे, है ना, 1913 में आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। आगा खां थर्ड है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर, सॉरी मैंने सितंबर लिख दिया था, सो सॉरी, तो 30 दिसंबर, ये क्या है, थोड़ा सा 30 दिसंबर है, याद रखिएगा, मतलब लास्ट ही है। हमारे पास 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। ढाका चूंकि अभी किसका पार्ट है आपको बताना है। नवाब सलीमुल्लाह इसके फाउंडर थे, और लीग के पहले स्थायी और मानद अध्यक्ष आगा खां थर्ड को चुना गया था। जिन्ना बहुत बाद में आए थे, 1913 में आए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्टिनॉइड श्रेणी के अंतिम सदस्य लॉरेंशियम का परमाणु क्रमांक क्या है, खड़े होइए, फिजिक्स केमिस्ट्री 89, 101, 103 या फिर 105। सारे लोग बताएंगे। एक्टिनाइड सीरीज का हमारे पास जो है लॉरेंशियम, ये इसका हमारा वो क्या है, परमाणु नंबर कितना है, परमाणु नंबर कितना, सारे के सारे लोग बताएंगे। अब अगर बात करें हमारे पास जो है एक्टिनाइड श्रेणी का, एक्टिनाइड जो होता है हमारा 89 से 103 तक है, 89 से 103 तक है ना, हमारा परमाणु नंबर जो है। एक्टिनाइड जो आता है, एक्टिनाइड सीरीज आता है, वो हमारा कब से आता है, तो 89 से 103। आंसर हमारा 103 रहेगा, सी फॉर चेन्नई रहेगा, 103 रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। टोटल हमारे पास यहाँ पे 15 तत्व है, 15 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट कितने तत्व हैं, तो 15 एलिमेंट है, ये अच्छा है। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसमें। 103 है हमारे पास। लॉरेंशियम एक सिंथेटिक रेडियोधर्मी तत्व है। एक्टिनाइड श्रेणी के आर्टिकल 89 से हमारा स्टार्ट होता है और 103 तक चलता है, जो कि लॉरेंशियम है। 15 तत्व होते हैं यहाँ पे, और आवर्त सारणी के 7वें आवर्त का हिस्सा है, ठीक है, मतलब हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो 7th पार्ट का है।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पारुल परमार को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पारुल परमार जी को 2015, 17, 19 या फिर 21? अच्छा क्वेश्चन है भाई। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं पारुल परमार, इनको कब मिला है अर्जुन पुरस्कार? तो भाई अभी की है 2019, लेटेस्ट हमारा 2019, सी फॉर चेन्नई 2019 की हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर बात करें इनके बारे में, पारुल परमार कहाँ की है? तो गुजरात की हैं ये, और पैरा ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं। 2017 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एकल मतलब सिंगल में और डबल में दोनों में स्वर्ण पदक जीता, दोनों में गोल्ड लेकर आई थी मैडम। इन्हीं योगदान के लिए 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला है भारत सरकार द्वारा। आगे बढ़ेंगे, कपड़ा उद्योग में विरंजन ब्लीचिंग के लिए मुख्य रूप से किस रसायन का यूज किया गया? फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया। सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट? सारे के सारे लोग बताएंगे। कपड़ा उद्योग की बात हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। और आपको पता होना चाहिए, कल के पेपर में आया था ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, कि भाई जो है हमारा एग्रीकल्चर के बाद कौन सी इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज्यादा रोजगार देती है भारत के युवाओं को? तो आंसर हमारा हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा बी फॉर बॉम्बे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग जो होता है इसमें किस रसायन का यूज किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसमें थोड़ा देखेंगे, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। मजबूत ऑक्सीकारक है, कपड़ों के रेशों से रंग के दाग हटाने और उन्हें साफ करने का काम करता है। इसका यूज पीने के पानी को शुद्ध करने में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शतरंज संगठन, फाइड का फुल फॉर्म क्या है? भाई साहब ये कल भी क्वेश्चन आया था। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस, फेडरेशन इंटरनेशनल चेस फॉर्मल। तो आंसर हमारा ये रहेगा बी फॉर बॉम्बे। ज्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि कल ऑलरेडी ये क्वेश्चन फंसा था। यह एक फ्रांसीसी नाम है, अंग्रेजों ने इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से, इंग्लिश में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 1924 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके अलावा और क्या? तो इसके अलावा यह दुनिया भर में शतरंज की रैंकिंग और टूर्नामेंट का संचालन करता है। और आपको पता है वर्ल्ड के यंगेस्ट अभी हमारे इंडिया से बने हैं कौन? तो हमारे कौन है बताइए जरा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा? दिवेही श्रीलंका है, म्यांमार है, मालदीव या फिर भूटान? ये तो बन जाएगा दिवेही कहाँ की भाषा है? तो दिवेही हमारी कहाँ की भाषा? दिवेही हमारे जहाँ मोहम्मद मोइजू है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद मोइजू। प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइजू। तो आप बता दीजिए। और ये बहुत ज्यादा फेमस है कपल के लिए, मोहम्मद मोइजू है ना। सारी एक्ट्रेस यहीं जाती हैं भाई, मालदीव्स। अरे यार मालदीव्स लगाना था, म्यांमार लग गया। ओके तो आंसर इज सी फॉर चेन्नई। आंसर इज क्या हो जाएगा हमारे पास? सी फॉर चेन्नई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका पढ़ते हैं। दिवेही भाषा थाना लिपि में लिखी जाती है। लिपि कहाँ पे है? ये थाना लिपि है, जैसे हमारा देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है ना, ऐसा करके जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। भाषा परिवार क्या है? इंडो आर्यन भाषा परिवार का हिस्सा है। मालदीव भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी देश है और दोनों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध है, ठीक है। मतलब हमारा जो मालदीव है ये लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब अंडमान वाला जो इलाका है और मालदीव वाला इलाका है, दोनों ज्वाइंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में किस प्रवासन धारा माइग्रेशन स्ट्रीम का प्रतिशत सबसे ज्यादा था? भाई माइग्रेशन कहाँ से होता है? ग्रामीण से शहरी है, शहरी से शहरी है, ग्रामीण से ग्रामीण या फिर शहरी से ग्रामीण? अब मैं आपको एक हिंट देती हूँ, महिलाएं सबसे ज्यादा शादी करके जाती हैं, है ना, ट्रांसफर होती हैं। आप बता दीजिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ग्रामीण से शहरी है ना, ना ना ना, ग्रामीण से शहरी नहीं, शहरी से शहरी नहीं, ग्रामीण से ग्रामीण है। मतलब जो शादी होता है, शादी करके जो लेडीजें माइग्रेट करती हैं वो आंसर हो जाएगा। तो ग्रामीण से ग्रामीण, सी फॉर चेन्नई इज द राइट उत्तर हियर, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग 2001 से लेकर 2011 के बीच की बात हो रही है। ग्रामीण से ग्रामीण 2011 की जनगणना के अनुसार को टोटल माइग्रेशन जो है ग्रामीण से ग्रामीण का हिस्सा सबसे ज्यादा है, 53.8%। भारत में विवाह के बाद महिलाओं का अपने पैतृक घर से दूसरे गांव में जाना इस प्रवासन का सबसे बड़ा कारण है। काम की तलाश में होने वाला प्रवासन ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में ज्यादा है। मतलब काम की तलाश में जाएंगे तो गाँव से जाएंगे सिटी की तरफ, और अगर सबसे ज्यादा माइग्रेशन की बात करें तो गाँव से गाँव है, जो कि आफ्टर मैरिज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित अवधि से 1 साल पहले खत्म कर दी गई थी? 3rd है, 5th है, 7th है या फिर 10th है? भाई साहब ये अच्छा क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे ईयर भी बताना है। अब अगर बात करें, देखिए हमारा 3rd 5 ईयर प्लान जो था, 3rd 5 ईयर प्लान खत्म नहीं हुआ था। 3rd 5 ईयर प्लान जो था हमारे पास, पहला 5 ईयर प्लान था 1951 से 56, ये था पहला नंबर का फर्स्ट। सेकेंड नंबर की बात करें 1956 से लेकर 1961 तक था, ये सेकेंड नंबर का था। 3rd नंबर का था 1961 से लेके 66 तक था, ये 3rd नंबर का था। और यहाँ पे भले बेशक चीजें 3 चीजें हुई थी। इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फेमाइन आ गया था, है ना।
ये सारे वॉर हुए थे। उसके बाद हम बात करें, हमारा तीसरा तो नहीं है, पांचवा हो जाएगा। पांचवा कैसे हो जाएगा, क्यों पांचवा हो जाएगा, क्योंकि 1978 1978 में 1978 में 1978 में हमारा 1978 से 80 तक मोरारजी देसाई सरकार रही है। कौन सी सरकार थी, मोरारजी देसाई सरकार। और मोरारजी देसाई सरकार के कारण यहाँ पे क्या था, बंद कर दिया गया था। तो पांचवें नंबर का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। और यहाँ पे बात करें 1967 से लेकर 1969 तक एक एक साल की 3 योजनाएं चली थी। 3 साल की एक एक साल की योजना चली थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर चौथी आ गई थी 1971 से लेकर 75 तक, फिर 75 से 80 तक, और 1971 से 1970 से 74 तक, और 74 से 75 तक होना चाहिए, सॉरी 78 तक होना चाहिए था, बट 77 में यहाँ पे क्लैश हुआ था और मोरारजी देसाई सरकार आई। 2 साल का फिर रोलिंग प्लान चला, जो कि 79 से 80 तक चला, 1979 और 1980, 2 साल का, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा हमने पढ़ा यहाँ पे 5th नंबर का योजना काल क्या है, मूल समय इसका 1979 से 1974 से 79 तक था। 77 में चुनाव हुए, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार, मतलब पुरानी बीजेपी आई, और मोरारजी देसाई सरकार ने 5वीं योजना को 1978 में बंद कर दिया और रोलिंग प्लान चालू कर दिया। 2 साल चला, 1979 से और 80, ये 2 साल चला था भाई रोलिंग प्लान, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1947 भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। भाई साहब, सारे लोग से गुजारिश है, इस चैनल को लाइक करिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, और क्या करना है, और सब्सक्राइब मार दे रहे हैं। बस इतनी सी गुजारिश थी आप लोगों से मेरी, इससे ज्यादा कुछ मैं गुजारिश रखती नहीं। थैंक यू सो मच। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एनालिसिस नहीं है, ठीक है। और हाँ सुनिए, अगर आप एक बड़ी ढूंढ रहे हैं, विराट विजन चैनल मेरा है, बीते 1.5 साल से मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो मेरे से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, तो यहाँ पे एसएससी मुक चल रहा है, एसएससी लाइव मुक एनालिसिस चल रहा है, तो प्लीज जुड़ जाइए अभी, है ना। थैंक यू सो मच। और अभी मैं करा रही हूँ भाई, क्या बोलते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, 2025 के चल रहे हैं, जो कि 15 सितंबर 2025 के पेपर चल रहे हैं, और शिफ्ट वाइज ले रही हूँ, हर एक शिफ्ट का एक दिन में, और इसमें से हर एक शिफ्ट ले रही हूँ, और इसमें से सारे चारों सब्जेक्ट उठा रही हूँ, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, ओके। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। विंस्टन चर्चिल था, क्लेमेंट एटली था, मार्गरेट थैचर, या फिर रिचर्ड एटनबरो। एटनबरो नहीं था भाई, रिचर्ड थैचर भी नहीं था, क्लेमेंट एटली था मेरे ख्याल से। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट उत्तर हियर, क्लेमेंट एटली था, ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लेमेंट एटली था, क्लेमेंट एटली था। अब अगर बात करें यहाँ पे कौन सी पार्टी से था, तो ये लेबर पार्टी से था। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 में, ब्रिटेन में चुनाव हुए और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए। भारतीय स्वतंत्रता की बात में भारत को स्वतंत्र करने के फैसले का समर्थन किया, घोषणा करी जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, लेकिन माउंटबेटन योजना के तहत इसे अगस्त 1947 में ही आजाद कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर 15 अगस्त को हमने आजादी मनाई। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा वेद जो है जादुई मंत्रों और बीमारियों के उपचार से संबंधित है। विच वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड हीलिंग ऑफ डिसीज। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद। भाई साहब, इससे सस्ता क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अभी मैं इसका क्या ही आंसर बताऊं, बताओ। मतलब यहाँ पे जादू मंत्र और टोना टोटका कहाँ पे है, तो ये है हमारे पास अथर्ववेद में, डी फॉर दिल्ली, ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है ये। और सामवेद में हमारे पास म्यूजिक है। अथर्ववेद, यजुर्वेद में क्या है, चलिए बताइए, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद को अक्सर अंधविश्वासों का वेद कहा जाता है, दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान और जादुई टोटकों का वर्णन है। रचना क्या है, 3 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की तुलना में बहुत बाद में रचा गया है। आयुर्वेद से संबंधित औषधियों का भी प्रारंभिक में उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 5 प्लान। 5 प्लान का तो मैंने अच्छे से बता दिया। हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी एलिवेशन था, एग्रीकल्चर या फिर डिजिटल साक्षर। भाई साहब, इसका किसको नहीं बनेगा बताइए। हम जब जस्ट आजाद हुए थे, आजाद के बाद हमारे पास खेती खाने को नहीं था, तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहाँ से लाएंगे। ये सेकंड 5 प्लान का वो था 1956 से 61 तक, ये सेकंड 5 प्लान था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हेरोडोमर मॉडल, हाँ मॉडल भी देख लेते हैं। हेरोडोमर मॉडल था, पूरी तरह से इस मॉडल पर वो था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, इसलिए सरकार ने सिंचाई, बांध निर्माण और कृषि सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, और यहीं पे 3 बांध बनाए गए, भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुंड डैम और एक और डैम था, आपको बताना है, ठीक है। अरे यार, इसी में लिखा है 3 डैम थे, हालांकि 2 ही लिखा, भाखड़ा नंगल लिखा और हीराकुंड लिखा है, एक और है, एक, चलो बताओ, है ना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला 3 राज्यों के त्रिसंगम से मिलकर बनती है। केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना काट दो, देखो, है ना। आंध्र मेरे ख्याल से काट दो, आंध्र भी हम काटेंगे, तो आंध्र और तेलंगाना कट गया, तो ये बचा और ये बचा। महाराष्ट्र भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही बन गया ना, बी फॉर बॉम्बे।
ऑप्शन एलिमिनेशन से बन गया ना, इसमें कुछ नहीं करना था, ऑप्शन एलिमिनेशन से बन गया कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। अब अगर बात करें ब्लू माउंटेन इसे कहा जाता है, नीलगिरी को क्या कहा जाता है, ब्लू माउंटेन, क्योंकि इसके पहाड़ नीले पहाड़ भी कहा जाता है। भौगोलिक महत्व है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है ना, राम मिलाई जोड़ी दोनों यहाँ पे मिलते हैं। और ऊटी, ऊटी जो एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है इसी श्रृंखला में है, नीलगिरी में ही ऊटी है। और यहाँ पे टोडा जैसी विशिष्ट जनजातियों का निवास भी है, टोडा ट्राइब भी है वो करती है, निवास करती है। और ये नीलगिरी है ना, पूर्वी और पश्चिमी मतलब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट का मिलन पॉइंट है यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बाकी स्टूडेंट्स ने क्या क्या कहा आज के पेपर में, फर्स्ट में 2026 के पेपर में। ओवरऑल लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल जो था इजी टू मॉडरेट था। 75 से 80 क्विज लगभग अटेंड किया है लोगों ने। गणित और रीजनिंग काफी स्कोरिंग रही है, जीएस ने थोड़ा परेशान किया था, मतलब यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन था सीधा सीधा किससे आ गया था, तो 5-6 क्वेश्चन आ गया था जीके उससे, करंट अफेयर से। हिंदी की बात करें सबसे बड़ा बदलाव हिंदी में, अगर बात करें यहाँ पे नया टॉपिक जो है हिंदी में पुलिस प्रशासन, ड्यूटी और नैतिकता से 5-6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ड्यूटी के दौरान एक सिपाही को क्या करना चाहिए हमेशा, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स हमारे पास विलोम शब्द और पर्यायवाची का एक भी प्रश्न नहीं दिखा है। स्कोरिंग की बात है, स्पेलिंग के 3-4 क्वेश्चन है और बहुत इजी पैसेज आए हुए हैं, है ना। जीएस की बात करें करंट अफेयर से, करंट का दबदबा रहा है, लगभग 5 क्वेश्चन आए हैं और एकदम लेटेस्ट थे, मतलब 2025 के। स्टडी जीके की बात करें डांस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने कुछ तो बता ही दिया है, लगभग ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है, 80% लगभग सही है। अब पंचवर्षीय योजना की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिला है, मैंने ऊपर बताया है। और रीजनिंग की बात है, नया टॉपिक सी एंट्री हुई है भाई, कैलेंडर और घड़ी। ये पहले टॉपिक कम आते थे लेकिन अब कैलेंडर और क्लॉक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नॉन वर्बल की बात करें, इमेज वाले क्वेश्चन और फिंगर काउंटिंग वाले क्वेश्चन मतलब दिक्कत दे रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। सीरीज के कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं और बाकी मार्क्स जो है कैलकुलेटिव पर आसान है। मुख्य टॉपिक जो परसेंटेज के 3-4 क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आए हुए हैं। SICI गायब था इस बार, क्योंकि अभी मैं बाकी एनालिसिस मिला रही तो SICI तो था, है ना। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम से थोड़ा लेवल कम है। और टाइम मैनेजमेंट है भैया, अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो आपको आसानी से 10 से 15 मिनट बचेंगे, ठीक है। डेली प्रैक्टिस टेस्ट करिए, बस हो गया, बस इतना ही। और अगर आप पेपर दे के आ रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके साथ साथ अगर आप मुझे चाहते हैं कि भाई हाँ मैं आपको पेपर भेज सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम करिएगा, खुशी द बेस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ जुड़िएगा। और हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बट स्टिल अगर ना मिले तो आप खुशी द बेस्ट जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम में सर्च करिएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जिनका भी अपकमिंग पेपर है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं डेली 9:05 पे शाम को इवनिंग में 11:30 PM तक डेली करवा रही हूँ मॉक टेस्ट या फिर कहें PYQ है, जो कि SSC CGL का है। और ये डेट वाइज शिफ्ट वाइज चला मैं अभी पेपर करवा रही हूँ, जो कि 9:05 से लेकर 11:30 PM तक रहता है। चैनल का नाम है विराट विजन। बीते 1.5 साल से मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो साथ ही साथ मैं पढ़ा भी रही हूँ और साथ ही साथ पढ़ भी रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो प्लीज़ जरूर जुड़िएगा। और हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि ना आपका 1 मिनट बर्बाद हो, ना ही मेरा 1 मिनट बर्बाद हो, है ना। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एवरीवन। चलो मिलते हैं कल, नहीं मिलते हैं अभी, ये फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का बाकी है पेपर, तो एनालिसिस में जुड़े रहिएगा, पक्का वीडियो आएगा आपको, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू एंड विशिंग यू वेरी गुड लक दोस्तों, जिनका भी आपका पेपर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। अच्छा सुनो, नोटिफिकेशन जरूर चालू कर लेना और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।